हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी। उम्मीद तो करता हूं साथियों आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बहुत अच्छे होंगे। तो जो दोस्तों आप सभी को पता होगा, स्टेट ओपन की तैयारी करने वाले सभी साथी, एनआईओ से तैयारी करने वाले सभी साथी के लिए मैं रेगुलर आपको ऑनलाइन क्लासें उपलब्ध करा रहा हूं। तो आज की इस सीरीज में मैं आपके सामने होम साइंस का अगला चैप्टर लेकर आ रहा हूं, जिसके अंदर कल हमने आपके सामने पढ़ा था साथियों कि भोजन के बारे में पढ़ा था, आहार के बारे में पढ़ा था। और आज मैं इसी चैप्टर का चौथे चैप्टर का जो तीसरा पार्ट है वो लेकर आ रहा हूं, जिसमें हम पोषण और पोषक तत्वों के बारे में जानेंगे। उम्मीद तो करता हूं साथियों कल वाला वीडियो आपको 100% पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। अगर आपने वीडियो को कम से कम 1 या 2 बार वॉच किया होगा तो आपको सारी जानकारी जो मैंने समझाई है वो कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलिए साथियों, आज के इस सेशन में हम आपके सामने पढ़ाने वाले हैं पोषण और पोषक तत्वों के बारे में। आज हम क्या सीखेंगे साथियों? आज हम सीखेंगे पोषण और पोषक तत्वों के बारे में। दोस्तों सबसे पहले जो किताब में लिखा गया है वो मैं आपके सामने रिवाइज करा देता हूं, ताकि किताब जब आप पढ़ोगे तो आपको एक एक लाइन का अर्थ समझ में आ जाएगा। आइए पोषण के बारे में पढ़े। हम सभी भोजन करते हैं, भोजन शरीर का पोषण करता है तथा शरीर को स्वस्थ रखता है। देखिए साथियों, आप सभी को पता है कि जब हमें भूख लगती है तो हम भोजन करते हैं। जब हम सभी भोजन करते हैं, भोजन शरीर का पोषण करता है। भोजन शरीर का क्या करता है साथियों? पोषण करता है और शरीर को स्वस्थ बनाए रखने में मदद करता है। हम जो भोजन करते हैं वे विभिन्न प्रक्रियाओं से होकर गुजरता है। यानी हम जो भी भोजन कर रहे हैं, अब ऐसी बात नहीं कि मैंने सीधा भोजन को ग्रहण किया सीधा पेट में चला गया, ऐसा कुछ नहीं है। भोजन जो हमारे आमाशय तक पहुंच रहा है तो उसके लिए विभिन्न प्रक्रियाएं होती हैं। जैसे सबसे पहले पाचन होना, फिर उसका अवशोषण होना, फिर शरीर के विभिन्न भागों में रक्त संचालन द्वारा प्रयुक्त होना। जिस भोजन का पाचन व अवशोषण नहीं हो पाता है उसे अपन क्या कहते हैं? उसे निष्कासन कहते हैं। क्या कहते हैं? निष्कासन। यानी हमारे शरीर के अंदर कभी भोजन का पाचन नहीं हो पा रहा है, अवशोषित वो नहीं हो पा रहा है, उस स्थिति में उस भोजन का निष्कासन होता है। ठीक है साथियों, तो पोषण एक प्रक्रिया है। पोषण एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा भोजन शरीर द्वारा ग्रहण किया जाता है और उपयोग में लाया जाता है। पोषण एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा भोजन को शरीर द्वारा ग्रहण किया जाता है और उपयोग में लाया जाता है। क्लियर हो गया? आगे सभी को परिभाषा एक बार पढ़ लीजिएगा। बिल्कुल आप पढ़ लीजिएगा। देखो आपका अगर क्वालिटी नहीं दिख रहा है तो थोड़ा सा आप ऐसा कर लीजिएगा, वीडियो के अंदर आप जो सेटिंग है उस पर आप क्लिक कीजिएगा, एडवांस सेटिंग पर क्लिक करो और उसके बाद में आप यहां से क्वालिटी जो 144 करके आप पढ़ रहे हैं ना, थोड़ा सा उसको बढ़ा लीजिएगा। चलिए साथियों, आइए पोषण के बारे में पढ़े। हम सभी भोजन करते हैं, भोजन शरीर का पोषण करता है तथा शरीर को स्वस्थ बनाए रखने का काम भी करता है। हम जो भोजन करते हैं वे विभिन्न प्रक्रियाओं से होकर गुजरता है, जैसे पाचन, अवशोषण, फिर शरीर के विभिन्न भागों में रक्त संचालन द्वारा प्रयुक्त होता है। जिस भोजन का पाचन व अवशोषण नहीं हो पाता है उस भोजन को निष्कासित किया जाता है। पोषण एक प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा भोजन शरीर द्वारा ग्रहण किया जाता है और उपयोग में लाया जाता है। तो चलिए साथियों, यहां पर मैं कंप्लीट आपको जो पोषण है उसकी कार्यविधि को समझाने का प्रयास करता हूं। पोषण यानी भोजन खाना, पोषण यानी खाना खाना। रोटी आपने खाई है तो वो पोषण मारी है, ठीक है। उसके बाद जब हम खाना खाते हैं तो हमारे पेट में जाकर उसका खाने का पचना प्रारंभ होता है। पचने के बाद वे रक्त में घुलता है। किस में घुल जाता है साथियों? ब्लड में घुल जाता है। उसके बाद उसके विभिन्न अंगों में पहुंचता है। यानी जैसे ब्लड में घुलता है उसके बाद हमारे शरीर के विभिन्न अंगों में पहुंचता है। उसके बाद शरीर द्वारा प्रयुक्त होता है और हमें इस प्रकार से एक ऊर्जा मिलती है। क्या मिलती है साथियों? ऊर्जा मिलती है। आगे साथियों, पोषक तत्व तथा उनके कार्य। अब आगे हम पढ़ने वाले हैं पोषक तत्व तथा उनके कार्य। देखिए साथियों, हम सभी जानते हैं कि भोजन हमारे शरीर को पोषण में स्वास्थ्य प्रदान करता है। आप सभी को पता है साथियों कि भोजन हमारे शरीर को पोषण व स्वास्थ्य प्रदान करता है। भोजन में निहित पोषक तत्व द्वारा शरीर को पोषण मिलता है। प्रश्न यह है कि पोषक तत्व कौन सा? अब सवाल ये हम पढ़ने वाले हैं कि पोषक तत्व आखिरकार होते कौन से? तो पोषक तत्व भोजन में उपस्थित वे रासायनिक पदार्थ होते हैं जो शरीर को पोषण देने के लिए उत्तरदायी होते हैं। पोषक तत्व
पोषक तत्व कौन होते हैं? पोषक तत्व भोजन में उपस्थित वह रासायनिक पदार्थ होते हैं जो शरीर को पोषण देने के लिए उत्तरदायी होते हैं। पोषक तत्व प्रमुख रूप से दो प्रकार के होते हैं। पोषक तत्व कितने प्रकार के होते हैं? प्रमुख रूप से दो प्रकार के होते हैं। देखिए साथियों, उसमें से एक आता है वृहद पोषक तत्व और दूसरा आता है सूक्ष्म पोषक तत्व। पोषक तत्व वे होते हैं जो हमारे शरीर के अंदर भोजन में पोषण देने का काम करते हैं। प्रमुख रूप से दो प्रकार के होते हैं, एक होता है वृहद पोषक तत्व और दूसरा होता है सूक्ष्म पोषक तत्व। अच्छे स्वास्थ्य के लिए वृहद और सूक्ष्म दोनों ही पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है और शरीर के लिए ये दोनों ही महत्वपूर्ण अंग माने जाते हैं। तो चलिए साथियों, सबसे पहले हम वृहद पोषक तत्व के बारे में समझने का प्रयास करते हैं। तो पहला नंबर पॉइंट आ रहा हमारे पास में वृहद पोषक तत्व। जी हाँ साथियों, मैं आपको बता देता हूं कि वृहद पोषक तत्व कौन से होते हैं। दोस्तों यहां लिखा गया, ये भोजन में बड़ी मात्रा में उपस्थित रहते हैं और शरीर के लिए बड़ी मात्रा में कैलोरी उत्पन्न कराते हैं। जैसे कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया, वसा एवं तेल वृहद पोषक तत्वों की श्रेणी में आते हैं। नोट कर लीजिएगा साथियों, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा एवं तेल पोषक तत्व वृहद पोषक तत्व की श्रेणी में आते हैं। अब हम पढ़ने जा रहे हैं साथियों कार्बोहाइड्रेट के बारे में। किसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं? अब हम पढ़ने जा रहे हैं साथियों कार्बोहाइड्रेट के बारे में। तो साथियों समझने का प्रयास कीजिए। कार्बोहाइड्रेट या शर्करा की मैं बात करता हूं। दोस्तों प्राय कार्बोहाइड्रेट स्टार्च, कंद, अनाज, दाल, आलू आदि में बड़ी मात्रा में शर्करा होती है। स्टार्च, कंद, शकरकंद जिसको अपन बोलते हैं, अनाज, दाल, आलू इत्यादि में बड़ी मात्रा में शर्करा उपस्थित होती है। ये साधारण शर्करा के रूप में चीनी, गुड़, फल, शहद और दूध में पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध रहते हैं। स्टार्च और शक्कर आसानी से पाच्य होते हैं और शरीर को ऊर्जा भी प्रदान कराते हैं। देखिए साथियों, यहां पर यह बोला जा रहा है कि स्टार्च और शक्कर आसानी से हमारे शरीर में पाच्य होते हैं और ये हमें ऊर्जा भी देते हैं। नेक्स्ट है अपाच्य, अप्राप्य शर्करा अथवा आहारीय रेशे। देखिए साथियों, इस प्रकार की कार्बोहाइड्रेट भोजन में सेल्यूलोज या हेमीसेल्यूलोज के रूप में पाए जाते हैं जो कि शरीर द्वारा अपाच्य होते हैं और इनसे मल की वृद्धि होती है तथा इनमें मल निष्कासन में मदद मिलती है। देखिए साथियों, अप्राच्य शर्करा क्या होती है? अप्राच्य शर्करा वो होती है जो हमारे शरीर में पच नहीं पाती है और जब ये हमारे शरीर में पच नहीं पाती है तो ये मल निष्कासन में सहायक होती है और इसीलिए इनसे मल निष्कासन में क्या होता है साथियों? वृद्धि हो जाती है और मल निष्कासन में ये सहायक भी होती है। क्लियर हो चुका है? चलिए साथियों आगे चलते हैं। बिल्कुल आगे लिखा गया साथियों कि शरीर में कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन से ऊर्जा प्राप्त होती है। आपको कई बार पूछा भी जाता है कि भाई शरीर में ऊर्जा अपन को कैसे मिल रही है? तो शरीर में ऊर्जा मिलने के लिए हमारे प्रमुख रूप से कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन होता है, किंतु शर्करा ऊर्जा प्राप्त करने का सबसे सस्ता स्रोत होता है। अगर मैं बात करता हूं शर्करा की, तो शर्करा जो होता है शरीर के अंदर ऊर्जा प्राप्त करने का सबसे इंपॉर्टेंट स्रोत होता है, माध्यम होता है। यदि आपके शरीर में शर्करा तथा वसा से पर्याप्त ऊर्जा नहीं मिल पा रही है, तब शरीर प्रोटीन से ऊर्जा लेने का काम करता रहता है। अतः प्रोटीन से शरीर को उचित संरचना हो सके, इसके लिए आवश्यक है कि कार्बोहाइड्रेट और वसा पर्याप्त मात्रा में शरीर के अंदर है। यानी दोस्तों आपको कार्बोहाइड्रेट और वसा की मात्रा शरीर में पर्याप्त रूप से बनाकर रखनी है। किलो कैलोरी भोजन में ऊर्जा का एक मापक होता है, यानी ऊर्जा का मापक क्या होता है? भोजन के संदर्भ में किलो कैलोरी होता है। क्या होता है साथियों? किलो कैलोरी। क्लियर हो चुका भैया? यहां तक एक बार नोट कर लीजिएगा। चलिए साथियों आगे चलते हैं। बिल्कुल, अब आगे आ रहा साथियों कार्बोहाइड्रेट के कार्य। कार्बोहाइड्रेट के कार्य क्या है? कार्बोहाइड्रेट के जो प्रमुख कार्य है उसमें शर्करा ऊर्जा का एक मुख्य स्रोत होता है। उचित मात्रा में शर्करा के प्रयोग से प्रोटीन की बचत शरीर में संचरण के लिए आवश्यक होती है। आहारीय रेशे मल वृद्धि करके मल त्याग की प्रक्रिया को आसान कर देते हैं। 1 ग्राम शर्करा में 4 किलो कैलोरी ऊर्जा होती है। बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 ग्राम शर्करा के अंदर 4 किलो कैलोरी ऊर्जा होती है। ठीक है साथियों, अब बात करते हैं शर्करा के आहारी स्रोत कौन कौन से हैं। जैसे अनाज में आपको गेहूं खाना चाहिए, सप्ताह में 1 बार आपको चावल खाना चाहिए,
बाजरे का सीजन है, बाजरे की रोटी भी खानी चाहिए। हम राजस्थानी लोग तो बाजरे की रोटी खाते हैं, ठीक है। मक्का भी खाना चाहिए, यानी मक्का, बाजरा, गेहूं और चावल आपको खा लेना चाहिए। सप्ते में एक बार चावल अवश्य खाए, सप्ते में एक बार आप चावल अवश्य खाए। कंद की बात करते हैं, हमें कंद मूल की बात करते हैं, उसमें आलू हमें खाना चाहिए, शकरकंदी हमें खाना चाहिए, चुकंदर हमें खाना चाहिए और टेपियोका खाना चाहिए। इसमें से देखिए टेपियोका तो जनरली आपको मिले या नहीं मिले, लेकिन भाई आलू आपको मिलता है। शकरकंदी देखो भाई सर्दी का मौसम में शकरकंदी खा लेनी चाहिए। चुकंदर भी आपको खा लेना चाहिए, सप्ताह में एक बार चुकंदर का जूस अवश्य आपको पीना चाहिए। शक्कर और गुड़ पर्याप्त मात्रा में, यानी शक्कर तो हम चाय के साथ वैसे ही लेते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा गुड़ खाना ज्यादा बेटर रहेगा, तो आप गुड़ खा लीजिएगा। दालें में आप राजमा खा सकते हैं साथियों, दालें राजमा की बात करते हैं तो चना व अन्य सभी दालों का आपको सेवन करना चाहिए। अगर आप इनका रेगुलर सेवन करते हो तो आपके शरीर में कार्बोहाइड्रेट पूरा बनता रहेगा, शर्करा का निर्माण होता रहेगा। चलिए साथियों आगे चलते हैं। अब दोस्तों हम बात करते हैं प्रोटीन की। किसकी बात करते हैं साथियों? प्रोटीन की, बिल्कुल। अब हम पढ़ने जा रहे हैं साथियों प्रोटीन के बारे में। शारीरिक संरचना के लिए प्रोटीन बहुत जरूरी है और 1 ग्राम प्रोटीन से 4 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है। देखिए साथियों 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से भी 4 किलो कैलोरी हमें ऊर्जा मिलती है और इसी प्रकार 1 ग्राम प्रोटीन से भी हमें 4 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है। ठीक है साथियों, अब देखिए प्रोटीन छोटे छोटे पदार्थ हैं जिन्हें अमीनो एसिड कहते हैं। प्रोटीन क्या है साथियों? प्रोटीन छोटे छोटे पदार्थ होते हैं जिनको अमीनो एसिड कहते हैं, मिलकर बनते हैं। ये कुल प्रकार के 22 प्रोटीन होते हैं, जिनमें से 8 ऐसे होते हैं जो हमारे शरीर द्वारा निर्मित नहीं हो सकते हैं। इन्हें आवश्यक अमीनो एसिड कहते हैं, यानी ऐसे प्रोटीन जो हमारे शरीर में नहीं बनते हैं। ऐसे प्रोटीन जो हमारे शरीर में नहीं बनते हैं उन्हें अपन आवश्यक अमीनो एसिड कहते हैं। क्या कहते हैं? आवश्यक अमीनो एसिड कहते हैं। इन्हें भोजन से ही प्राप्त किया जा सकता है और बाकी अन्य अमीनो एसिड हमारे शरीर स्वयं बना लेता है। अब दोस्तों हम बात करते हैं प्रोटीन के प्रमुख कार्य क्या करते हैं। कार्य की बात करते हैं, शरीर के तंतुओं की वृद्धि करता है, मरम्मत करता है, रखरखाव के लिए आवश्यक होता है, एंजाइम क्रिएट करता है, हार्मोन क्रिएट करता है, हीमोग्लोबिन और एपिड यानी एंटीबॉडीज का निर्माण हमारे शरीर में करता है, रक्त के जमाव में सहायक होता है, आवश्यकता पड़ने पर आपको ऊर्जा भी दे सकता है। ये प्रोटीन का प्रमुख काम होता है। अब दोस्तों हमें प्रोटीन कहां से मिलता है? दोस्तों देखिए प्रोटीन कहां से मिलता है। देखिए साथियों अगर आप मांस खाते हैं तो आपको प्रोटीन भरपूर मात्रा में मिलेगा, मुर्गे, मछली और अंडे। अब दोस्तों अगर मैं बात करता हूं कि बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर हम शाकाहारी हैं, बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं कि भैया हम शाकाहारी हैं। देखिए कैसे, जैसे मैं भी एक शाकाहारी हूं ना, मैं इनका सेवन नहीं करता हूं। तो जब आप इनका सेवन नहीं कर रहे हो ना, तो उस स्थिति में आपको बादाम का सेवन करना चाहिए, आपको काजू का सेवन करना चाहिए, आपको जो सब्जी होते हैं ना हरी सब्जी उसका ज्यादा से ज्यादा सेवन करना चाहिए, आपको गाजर, मूली इनका बहुत ज्यादा इस्तेमाल करना चाहिए सलाद के रूप में। दूध आपको रोज लेना जरूरी है, चीज पनीर इस्तेमाल कर सकते हैं, दही आप ले सकते हैं रोजाना। सोयाबीन, मटर और दालें का आप ज्यादा से ज्यादा उपयोग करें। अनाज, सूखे मेवे, तिलहन जैसे तिल, मूंगफली आदि का प्रयोग आपको रेगुलर करना है। इनसे आपको क्या है, इनसे आपके शरीर में प्रोटीन की मात्रा क्रिएट होती रहेगी, प्रोटीन भरपूर मात्रा में शरीर में बनता रहेगा, तो किसी प्रकार की कोई भी बीमारी आपके शरीर में नहीं लगेगी। चलिए साथियों अब बात करते हैं प्रमुख विशेषता की। दोस्तों हम बात करते हैं पशुओं से प्राप्त प्रोटीन जैसे मांस, अंडा, दूध आदि। वनस्पति से प्राप्त प्रोटीन दालें, अनाज आदि की अपेक्षा बेहतर गुणवत्ता वाला होता है। यानी पशुओं से जो हमें प्रोटीन मिलता है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है इन कंपेयर टू हमें जो वनस्पति से मिलने वाला प्रोटीन है। प्रत्येक आहार में एक या एक अधिक प्रोटीन के स्रोत का समावेश करने से हमें पर्याप्त प्रोटीन प्राप्त हो जाता है। जब शरीर को उचित मात्रा में कार्बोहाइड्रेट, वसा नहीं मिलते हैं तो प्रोटीन आवश्यक ऊर्जा को पूर्ण करते हैं तथा वे शरीर संरचना जैसे जरूरी कार्यों के लिए उपलब्ध नहीं हो पाते हैं। तो साथियों आज की इस क्लास में हमने पोषक तत्वों के बारे में जानकारी दी है। उम्मीद तो करता हूं कि आज का सेशन आपको 100% क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर आपको किसी प्रकार का कोई डाउट रहता है साथियों तो एक बार आप है ना इस चैप्टर को अच्छी तरह से रिवाइज कर लीजिएगा और आप बिल्कुल अब कल हम पढ़ेंगे साथियों आपके सामने अगला जो पार्ट पढ़ेंगे वसा के बारे में पढ़ेंगे। तो आज मैंने आपको सामने पोषक तत्व के बारे में बताया, पोषक के बारे में बताया है, प्रोटीन के बारे में बता दिया, कार्बोहाइड्रेट के बारे में बताया है। कल हम पढ़ेंगे साथियों वसा के बारे में। आज के लिए बस इतना ही साथियों। आपको ये क्लास कैसा लगा है इसके बारे में आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिएगा।